तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग जो है ना एमपी बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं ओटी बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि मैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो है ना आपको प्रिपेयर कराऊंगा। तो उसी के साथ हम लोग जो है ना आज ये चैप्टर 3 को लेकर के आए हैं। इसके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है ना, इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, प्लस या फिर जो हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है यानी कि 2026 2026 का जो एग्जाम है ना, उसमें आने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है। तो वो सारे सारे क्वेश्चन जो है वो हमने रखे हुए हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम शशांक थापा है, मैं वाईवी एकेडमी में जो है ना फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो आपका फर्स्ट जो सेक्शन है वो है वन वर्ड क्वेश्चंस। तो वन वर्ड क्वेश्चन में बेटा हम लोग समझेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला है राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। चलिए, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कि भाई सर्किट के अंदर हमारे पास जो सर्किट होता है उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। तो बेटा वो हमारी डिवाइस जो होती है वो होती है एमीटर। क्या होती है, एमीटर। ठीक, वो डिवाइस हमारी होती है एमीटर। राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। के रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ओम होती है। इसका सिंबल जो है हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। फिर व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड। कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे, जी के साथ। तो जी इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है रेसिप्रोकल का और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/R। चले, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो भाई रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारे पास होती है ओम मीटर। क्या होती है ये, ओम मीटर। तो ओम मीटर को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसे बनाते हैं और इस तरीके से इसको लिख देते हैं ओम मीटर। Which charge carrier is responsible for current in a metallic conductor। कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कौन सा चार्ज कैरियर जो होता है वो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर जो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो फ्लो करने का मेन जो रीजन है वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको कई बार बताया कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलिए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। के एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना होता है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका नेचर क्या होता है। तो इसका जो बेटा नेचर होता है तो ये हमारे पास कैसा हम बोलेंगे, ये अपोजिट टू करंट होता है। कैसे बोलेंगे इसको, अपोजिट टू करंट। अपोजिट टू करंट। ठीक है, चल आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारे पास। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। के उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। तो इसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। क्या नाम होता है इसका, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है, जैसे हम बोलते नहीं है कि एक वायर है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, कॉज का मतलब कारण, उसका रीजन क्या है।
तो बेटा जो रीजन है वो है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। तो फ्लो करने की वजह से उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन्स होते हैं। क्या होते हैं, कोलिजन होते हैं। अब कोलिजन जो है ना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो इसी कोलिजन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या बोलेंगे, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयंस। क्या बोलेंगे, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of electrons with ions, with ions। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास है। अब अगले फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में समझेंगे। Ohm's law is valid only when the physical condition of the conductor remain। कौन सी फिजिकल कंडीशन, वो जो कंडीशन है जिसके जो हमने बताई थी आप लोगों को कि कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जो ओम्स लॉ जो है ना वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो हमने आपको बताया था फिजिकल कंडीशन जो है ना वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेशली आप लोगों को क्या बताया था, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर के ओम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड। कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा दूसरा डिपेंड करता है एरिया। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड। क्या ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये करंट आएगा कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम बोलेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। रजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दी। बताओ भाई क्या है, रजिस्टिविटी जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, किसकी भाई, मटेरियल की। किसकी है, बताया था, हर स्पेशल जो मटेरियल होता है, हर स्पेसिफिक मटेरियल की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। अगला, अगला हमारे पास क्या है, आओ चलो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो है द हीट। अगला है द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो भैया इसका फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज। कि जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर अगला क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट रिमेन्स। करंट कैसा रहता है भैया, करंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेम रहता है, या फिर हम बोल सके कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फिर अगला क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स। अब पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन। जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो है ना किसमें मेजर किया था, मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको बोला था कि जो ईएमएफ होता है ना वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट। तो ईएमएफ के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, चलो आगे ध्यान रखेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन। ओम्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशन डिसाइड करता है, बताओ भाई। ओम्स लॉ हमारे पास करता है किसके बीच में, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, या फिर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में, या फिर वोल्टेज एंड करंट के बीच में, या फिर वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, यानी कि वोल्टेज एंड करंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ओम्स लॉ यही तो है। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी होती है, अभी अभी देखो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो कहाँ है, ये देखो, करंट डेंसिटी, है ना, यहीं पे ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया। अब करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होगी, बताओ भाई।
अब तो तुम खुद ही कर सकते हो, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, तुम खुद ही करना इसको। चलो आगे बढ़े, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल डबल इफ इट्स, कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाए, कब हो जाए, कौन सी कंडीशन में, कि जब इसकी लेंथ इज डबल, एरिया इज डबल, टेम्परेचर इज डिक्रीज, या फिर मटेरियल इज चेंज। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि भैया आप लोग बताओ इसका, जब क्या कर दिया जाए, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई पता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल अपॉन ए के, यानी कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब सोचने वाली बात है, अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ द लेंथ इज डबल। अगर लेंथ को हम डबल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो अभी इसकी जैसा एक क्वेश्चन है जो ऊपर किया हुआ था, क्या आंसर था, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आओ भाई और आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल एमीटर हैज, के एक आइडियल एमीटर जो होता है ना उसके पास क्या होता है, एमीटर जो होता है ना उसके पास क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। एक आइडियल एमीटर जो होता है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या होता है, बहुत लो होता है। चलो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हीटिंग का जूल्स लॉ होता है वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि वही अभी अभी पढ़ा हमने, क्या, H is equals to I square R into T। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। चलो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का ऊपर आया था, रेजिस्टिविटी का ये है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि उस कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। फिर वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर जो है वो, वोल्ट मीटर को हमेशा हम सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, बताओ भाई। वोल्ट मीटर को जो है ना हम सर्किट के अंदर हमेशा कनेक्ट करते हैं बेटा, किसमें, पैरेलल, इन पैरेलल विद द सर्किट। वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। चलो आगे बढ़े और देखा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा है सीरीज में हमारे पास क्या होता है, ये होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश कहाँ, Rn तक, यानी कि सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, बिकॉज के पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारे पास क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्योंकि भाई इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, मीजर्स करंट, के करंट को मीजर करता है, या फिर हैज हाई रेजिस्टेंस, या फिर इसके पास रेजिस्टेंस हाई होता है, या फिर इज मोर एक्यूरेट, या फिर कंज्यूम्स करंट। तो बताओ भाई, हम पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर्स, के ओम्स लॉ जो है वो सभी कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये सभी कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, क्या अमीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, नहीं भाई पैरेलल कनेक्ट नहीं होता, अभी अभी देखा था अमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट होता है। पैरेलल क्या कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। तो आगे देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला देखेंगे, रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कि जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं अभी अभी तो बताया था किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अभी बताया था, ठीक है। करंट रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए सीरीज सर्किट, के एक सीरीज सर्किट में जो करंट है वो हर पॉइंट पर जो है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हाँ भाई ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, के जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, नहीं ये गलत है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर इसके आगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज जीरो,
कि एक अगर आइडियल सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या 0 होना चाहिए। तो ये बात सही है। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा सेम रहता है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता है। क्या, करंट सेम रहता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं और आगे देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो क्या आप लोगों ने इसका वो पढ़ा हुआ है, इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है, क्या ये वर्क करता है नल डिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो इसका आंसर है ट्रू। पोटेंशियोमीटर जो है ना वो इसके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे। अब ये आपके पास आ गई मैचिंग। तो मैचिंग के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या है, रेजिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया था ये क्या होता है, ये हो जाएगा ओम, है ना। रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा ओम। फिर रेजिस्टिविटी के लिए हमको आपको बताया था, रेजिस्टिविटी के लिए क्या होता है ओम मीटर। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग किसमें नापते हैं, एम्पियर, है ना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसमें नापते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें नापते हैं, वोल्ट। और लास्ट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू। चलो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ इसी के साथ आपका ये जो हमारा जो पूरे सारे क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास ये मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन है। 45 जो ओटी है वो आपकी हो गई है यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर 3 से। और अगर इसके आगे मुझे कुछ और लगता है कि हाँ आप लोगों को अगर कोई और इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बताने हैं तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बस बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि जो एमपी बोर्ड का पेपर है ना इसको बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ बच्चे क्या है कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है ना इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, अभी तक उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं की है भाई, क्या दिक्कत है, अब कब करोगे, हैं आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 1.5 महीना रह गया है, आपके पास कोई ज्यादा समय नहीं है और आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। और इतना ध्यान रखना जीवन में एक बार को मौका मिलता है हमको, ये 10 12 में इनमें परसेंटेज बनाने का एक बार मौका मिलता है। और ये परसेंटेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परसेंटेज जो है ना आपके लिए बहुत जॉब में काम आने वाली है या कुछ करने वाली है, लेकिन एटलीस्ट खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम किसी से कह सके कि हाँ भाई हम जो भी काम करते हैं ना उसको पूरे मन के साथ करते हैं, पूरा दिल लगा कर। आपको पता है जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे 12th में कितने परसेंट थे, और तुम लोग कहते हो अरे 12th की परसेंट से मेरी एजुकेशन का क्या पता लगाओगे, मुझको ये आता है मुझको आता है। वो आपकी एजुकेशन का पता नहीं लगाना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि तुम अपने क्लास 12th में कितने डेडिकेटेड थे तुम अपने काम के लिए, क्या वाकई में तुम मेरी कंपनी के लिए उतने डेडिकेटेड हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो मेन चीज होती है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कितना डेडिकेशन दिखा पा रहे हो, है ना। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाओ, आपके एग्जाम जो है ना बस आने ही वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1.5 महीना रह गया है और आप 1.5 महीना में जो है ना अपना एग्जाम देखने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं हम अपने चैप्टर 4 के साथ अगले कुछ दिनों के अंदर। चैप्टर 4 5 जो भी है वो आपको आगे मिलने वाले हैं। बस अपनी पढ़ाई करते रहो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बस एटलीस्ट पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।